Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your educator Zakwan Sheikh. So today starting with the next topic, जो कि हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे. आज का टॉपिक है DPSP आर्टिकल 40, 41, 42, 43, 44 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए. आपको हर कंसेप्ट थ्रू जाना है, आपको हर वर्ड थ्रू जाना है. अगर आपको का स्कोर बड़ा करना है आपको, है ना, तो आपको स्कोर बड़ा करना है तो आपको हर कंसेप्ट थ्रू जाना है. हर वर्ड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी है. हाँ है, जाननी ज़रूरी है. हर वर्ड की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको क्या कहता है वर्ड, क्या हिस्ट्री है इस वर्ड की, हर वर्ड के पीछे, हर कंसेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ तो छुपा होता है. वो आपको पता होना चाहिए. इसके अगर आपको पता होगा तो आपका स्कोर 101% बढ़ेगा और हम आपका स्कोर बढ़ाने में पूरी आपकी मदद करेंगे, पूरी आपकी हेल्प करेंगे. और कैसे से आपका स्कोर बढ़ेगा, है ना, प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में, और पॉलिटी सब्जेक्ट में कैसे बढ़ेगा, तो हम 101% आपको बताएंगे. अगर आप हमारे लेक्चर्स फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही एक हेल्प होंगी, है ना, स्ट्रैटेजी मिलेंगी, नई स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी. कैसे कनेक्टिविटी से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं इस टॉपिक को, है ना, अलग अलग टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो स्ट्रैटेजी कैसी होती है. तो मैं आपको स्ट्रैटेजी हर लेक्चर में तो बताता हूँ. कनेक्टिविटी से कैसे पढ़ना है वो तो मैं हर लेक्चर में तो आपको बताता हूँ और बताते रहूँगा, नो डाउट अबाउट इट. तो आपको कैसे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, है ना, आपको कैसे सीखना है, तो आप वैसे सीखें, है ना, आपकी स्ट्रैटेजी से सीखें. अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती होंगी तो आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए और एज वेल एज मेंस के लिए, है ना. तो आप ध्यान से सीखें, पूरे अटेंशन से सीखें, पूरे कंसंट्रेशन से सीखें क्या कहता है ये पॉलिटी सब्जेक्ट, है ना, और क्या कहते हैं इसमें DPSP आर्टिकल्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, सिटीजनशिप क्या है, ईच एंड एवरी टॉपिक क्या कहता है ना, क्या आर्टिकल्स है इसके नीचे, है ना, किस किस टॉपिक में किस किस आर्टिकल को हमने क्लासीफाई किया है. या आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको सब स्ट्रेटेजीज मालूम हो जाएंगी, है ना. और टॉपिक शुरू करने से पहले अन अकेडमी ने 3 डायनेमिक बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट्स 29 जून, जो कि उनका कोर्स शुरू हो चुका है 29 जून से. UPSC CSE 2020-21 नाउ इसमें 3 बैचेस आपको मिलेंगे, जैसे मिशन UPSC CSE 2021 बिलिंगल GS बैच कोर्स है, और लक्ष्य UPSC CSE 2021 हिंदी GS बैच कोर्स है, और एक्सपीडिशन UPSC CSE 2021 ये इंग्लिश GS बैच कोर्स है. ऐसे हिंदी वर्जन भी आपको मिल सकता है, हिंदी वर्जन में भी आप सीख सकते हैं. तो जल्द से जल्द इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करें. तो सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए दोस्तों, इनके 24 मंथ्स पे आप सेव कर सकते हैं 67%. बहुत ही इकोनॉमिकल है ना. ऐसे कोर्सेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना. तो आप ये 2 साल में 67% सेव कर सकते हैं, मीन्स 2667 पर मंथ. ये आपको कहीं क्लास में, कहीं ट्यूशन में नहीं मिलेगा, है ना. जैसे अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है. तो आप हमारा प्रोमो कोड अगर यूज़ करते हैं तो प्रोमो कोड यूज़ करके आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे, है ना, आउट ऑफ 64,000, है ना. तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे UPSC YT प्रोमो कोड यूज़ करके. अगर आपको कोई प्रोमो कोड यूज़ करने में दिक्कत होती हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हो. एज ए गाइडेंस बोल के आपको प्रोमो कोड कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लान्स को सब्सक्राइब करना है, कैसे कोर्सेज को सब्सक्राइब करना है विथ यूजिंग प्रोमो कोड, है ना. तो आपको 10% बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा ये प्रोमो कोड यूज़ करके आपको. तो आप जल्द से जल्द इसे यूज़ करिए प्रोमो कोड को, और जल्द से जल्द इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करिए. तो आगे देखिए 12 मंथ्स पे आपको एक साल में 54% आप सेव कर सकते हैं, दैट इज़ 3667 पर मंथ आप सेव कर सकते हैं. और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके भी आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट नाउ डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, है ना. आपको कोई दिक्कत होती हो तो डिस्क्रिप्शन में वैसे हमने लिंक दी गई है, तो नंबर भी दिया गया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. ना आपको सिर्फ 39,600 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान अगर लेते हैं और विथ प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, तो आपको 39,600 पे करना पड़ेंगे. बहुत ही इकोनॉमिकल ये कोर्सेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे. ये कोर्सेस दोस्तों ऐसे रेट में, है ना, ऐसे प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेंगे. और प्रोमो कोड यूज़ करिए और सब्सक्रिप्शन करिए, सब्सक्राइब करिए जल्द से जल्द कोर्सेज़ को एज सून एज अर्लियर. और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में DPSP के जो आर्टिकल्स हैं, है ना, DPSP आर्टिकल 40, 41, 43, 44 ऐसे पार्ट्स, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे राइट्स डिस्कस करेंगे. इसको डिस्कस करने से पहले, ये शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या लिया, हमने प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल्स आर्टिकल 36, 37, 38, 39 और 39A लिया, है ना. तो क्या कहते हैं आर्टिकल 36, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ स्टेट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP राइट्स, है ना. तो क्या डिफरेंस है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स और DPSP राइट्स में.
फंडामेंटल आर दी गारंटीड राइट्स, है ना, तो कि डीपीएसपी आर नॉन गारंटीड राइट्स, है ना, जिसे कहते हैं। तो इज द डिफरेंस, ये आप समझ कर लो, ये कीवर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स इज जस्टिसेबल राइट्स, है ना, जस्टिसेबल राइट्स रहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, है ना। ये भी डीपीएसपी भी आपके राइट्स होते हैं, बट इट इज़ ए नॉन जस्टिसेबल राइट्स होते हैं, है ना दोस्तों। तो आप ये समझ कर लो। तो हमने डिफरेंट प्रोविजन देखे 39 आर्टिकल्स में, तो कैसे प्रोविजन फॉर हेल्थ, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, एनीथिंग एंड सो ऑन हमने सब देखा। तो आपको अगर कोई दिक्कत होती हो, अगर आपके कंसेप्ट्स कहीं क्लियर नहीं होते हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम अगले वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अगर ऐसे कमेंट करोगे तो हमें समझ में आएगा कि आपका किस टॉपिक पर आप गुजर रहे हो, है ना, किस टॉपिक पर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा डाउट्स है। तो आप अगर कमेंट करते रहेंगे, अगर आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे, तो मैं अगले वीडियो में से 101% सॉर्ट आउट करूँगा। मैं आपको पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, हम आपका स्कोर कैसे बड़ा हो, है ना, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में, क्योंकि 30% जो सिलेबस है वो पॉलिटी का होता है, ये आपको पता है, मैं पहले लेक्चर से ये बोलते आ रहा हूँ, है ना। तो आप ऐसे स्टडी करिए कि कंसेप्ट आपके सब क्लियर हो जाए, वर्ड के मीनिंग आपके सब क्लियर हो जाए, ऐसे आप स्टडी करिए। और हम ऐसे स्टडी आपको कराएंगे, हम ऐसे स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे, तो कैसे स्टडी करनी है ना, कैसे आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और कैसे आपको स्कोर बड़ा करना है, हम सब बोलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 40, तो डीपीएसपी का ये राइट्स है आर्टिकल 40। तो क्या कहता है राइट्स, क्या दिया गया है इस पर्टिकुलर राइट में। तो चलिए, क्या राइट्स क्या देता है आर्टिकल, कौन से राइट्स देता है इंडियन सिटीजन्स को, तो चलिए देखते हैं। नाउ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायतीज टू फंक्शन एज ए यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बताया हुआ है, यह सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। आपको पंचायती राज बनाना नहीं है, ये कन्फ्यूजन दूर करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आर्टिकल के तहत आपको पंचायती राज बनाना नहीं है, आपको पंचायती राज ऑर्गेनाइज करना है ना। विल इम्पावर देम, अगर पंचायती राज कई विलेज में होती है तो आपको ऑर्गेनाइज करना है। विल इम्पावर देम, हमें उनको सर्टन पावर्स देने हैं, हमें उनको सर्टन राइट्स देने हैं कि वो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस पावर के तहत हमको उन्हें क्या बनाना है, एज ए सेल्फ गवर्नमेंट, एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है ना। एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है कि हमें एम्पावर देना है, उनको पावर देना है, कुछ सर्टन पावर्स देना है, क्योंकि वो विलेज की देख रेख कर सके, है ना, एज ए सेल्फ गवर्नमेंट वो बन सके, एज ए यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वो बन सके, ऐसे हमें उन्हें पावर देना है। ये आर्टिकल 40 के तहत हमें बताया गया है, ये आर्टिकल 40 के तहत हमें दिया गया है कि पंचायती राज आपको बनाना नहीं है, पंचायती राज आपको ऑर्गेनाइज करना है ना। हमने जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया तो हमने आर्टिकल 40 बनाया, हमने उसमें पंचायती राज को ऑर्गेनाइज करना ये बताया आर्टिकल 40 में। हमने जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया, ये ध्यान में रखिए दोस्तों, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद पंचायती राज एज ए आर्टिकल 40 ये आया, वहाँ से शुरू हुआ, है ना दोस्तों। तो हमने उसमें स्टेट फाइनेंशियल का क्या काम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, ये सब आर्टिकल 40 में दिया है ना, ये सब आर्टिकल 40 में इंक्लूड किया है। और पंचायती राज का एज ए सेल्फ गवर्नमेंट कैसे बनाना है, उनको कैसे एम्पावर्स देना है, कैसे पावर्स देना है, उनको कैसे सर्टन पावर्स देना है उनको, जिसके वो विलेज की देख रेख कर सके, है ना दोस्तों। अब स्टेट तो हर विलेज पर ध्यान नहीं रख सकती ना दोस्तों, ये एक मेन पॉइंट है ये आर्टिकल 40। ये आपको कोई नहीं बोलेगा कि स्टेट एक अलग पर्टिकुलर विलेज में जाकर तो नहीं देख सकती यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं, कैसे फैसिलिटीज़ हैं इन पे, वो तो नहीं देख सकती। तो इसलिए आर्टिकल 40 के तहत पंचायती जो है हर विलेज में पंचायत ऑर्गेनाइज करने को कहा है आर्टिकल 40 के तहत, और उनको पावर्स देना है जिसकी वजह से वैसे यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बन सके, है ना, वो अपना एक हक अपना जता सके विलेज के ऊपर, ऐसे बनाना है उनको, ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे पावर्स देना है इनको, है ना। वो जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर सके थ्रू द गवर्नमेंट, एज ए यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है, ये ध्यान रखिए दोस्तों, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आर्टिकल 40 में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायतीज। विलेज पंचायतीज को बनाना नहीं है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है ना, उनको पावर्स देना है, सर्टन पावर्स देना है कि उनके क्या कर सके, सर्टन पावर्स देकर उनके क्या बना सके हम एज ए यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आर्टिकल 40, क्या कहता है आर्टिकल 40 कि क्या काम है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का, क्या काम है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, है ना। ये सब आर्टिकल 40 के तहत हमें दिया गया है दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हो, आपको सब समझ रहा है क्या हो रहा है ना। आई होप आर्टिकल 40 क्या कहता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायतीज, है ना, ऑर्गेनाइज करना है विलेज पंचायतीज को, है ना। और स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का क्या काम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, ये सब आर्टिकल 40 के तहत एज ए पंचायती राज
जैसे जो कि 73rd अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हमने पास किया आर्टिकल 40, तो उसमें हमने कहा कि विलेज में पंचायती ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उन्हें पावर्स देना चाहिए कि वो एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बन सके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल 41 क्या कहता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चंस इसमें जुड़े होते हैं। एज ए प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं इस DPS पे आर्टिकल्स पर, है ना, एज वेल एज फंडामेंटल आर्टिकल्स पर। तो सब पॉइंट्स पर तो आते हैं आपको, बट DPS पे जो है वो आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज़ 36 to 51 जो हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर लेक्चर्स में आगे। तो आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है, अटेंशन से पढ़ना है, सब कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। हम करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। बट आप भी अगर सुनते हो तो आप नोट डाउन करते रहिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज सिंपल कंसेप्ट UPSC। डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दी गई है। अगर डिस्क्रिप्शन की लिंक अगर कहीं वर्क नहीं होती हो तो हमारा चैनल का नाम है सिंपल कंसेप्ट UPSC, आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको PDF एंड रिटन नोट्स सब मिल जाएंगे, PPTs आपको सब मिल जाएंगे, एनालिसिस ऑफ पॉलिटी पेपर्स सब मिल जाएंगे, एज ए करंट अफेयर्स कि सब आपको सब मिल जाएगा। सब बहुत ही हेल्प हो सकती है अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आपने अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो आप अभी ज्वाइन करिए, है ना। आपको आप और फ़ायदा उठा सकते हैं उस ग्रुप का। अगर आपको PPTs मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल पर, है ना। सो ज्वाइन एज सून एज अर्लियर। नाउ आर्टिकल 41, यह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है DPSP का। क्या कहता है आर्टिकल, किस राइट को डिराइव करता है आर्टिकल? तो चलिए हम देखते हैं। नाउ आर्टिकल 41 says the right to work, to education and to public in a case of unemployment, sickness, disablement। ये ध्यान में रखिए, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है जो कि कहते हैं। ये जो आर्टिकल है ना दोस्तों, ये जो आर्टिकल 41 है वो राइट देते हैं, क्या क्या राइट देते हैं? राइट टू वर्क देता है, राइट टू एजुकेशन देता है, एंड टू पब्लिक, राइट टू पब्लिक देता है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ये अभी जो राइट्स ये देता है आर्टिकल, ये सभी कंडीशंस में आपको मिलने वाले नहीं है। अगर कंडीशंस अच्छी रही तो आपको ये राइट्स नहीं मिलने वाले, है ना दोस्तों। मीन्स सिचुएशन अगर कैसी रही तो सिचुएशन में ये आर्टिकल्स, ये राइट्स आपको दिए जाते हैं। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबलमेंट, सर्टन केसेस में। तो सर्टन केसेस कौन थे दोस्तों? इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबलमेंट। अगर स्टेट पर कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का एक प्रॉब्लम्स आ गए, एक सिचुएशन फेस करना पड़े स्टेट को, और सिकनेस एक सिचुएशन फेस करना पड़े, और डिसेबलमेंट एक सिचुएशन फेस करना पड़ी स्टेट को, तो आपको ये राइट्स दिए जाते हैं अंडर द आर्टिकल 41 कि आप अपना जो चाहे मन चाहे वो वर्क कर सकते हैं, मन चाहे एजुकेशन कर सकते हैं, ना। तो इन अदर वर्ड्स आई विल गिव यू पब्लिक असिस्टेंट, है ना। मैं तुम्हें पब्लिक असिस्टेंट दूंगा। हाँ, जो अगला जो कि अटल पेंशन योजना, ESI स्कीम्स जो होता है, ऐसे तहत वो तुम्हें मदद करेंगे एज ए पब्लिक असिस्टेंट। जो कि अटल पेंशन योजना आपको मालूम है, ESI स्कीम्स, ये सब कुछ पब्लिक असिस्टेंस ये सब कुछ पब्लिक असिस्टेंट के हाथ में होता है। ये सब कुछ पब्लिक असिस्टेंस एक अपॉर्चुनिटी देता है तुमको कि अगर अटल पेंशन योजना इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रही, सिकनेस रहे और डिसेबलमेंट रहा, तो आपको अटल पेंशन योजना एक बहुत बड़ा आधार होता है। और ESI स्कीम जो कहते हैं हम, वो भी एक पब्लिक असिस्टेंस के द्वारा आपको मिलती है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो इन केस सर्टन केसेस, तो सर्टन केसेस कौन थे दोस्तों जिसमें आपको ये राइट्स मिलेंगे? तो सर्टन केसेस कौन थे? अनएम्प्लॉयमेंट है, सिकनेस है और डिसेबलमेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग नाउ। लेकिन मोस्ट क्रूशियल वर्ड जो है इस आर्टिकल में वो है इट इज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, है ना। अभी विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसे है? अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप कनाडा चले गए, है ना, और आप कनाडा में हर एक फैमिली को आप जो चाहे वो काम कर सकते हो कनाडा में, एज देयर कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है। तो आप जो चाहे वो काम कर सकते हो, और वहाँ के फैमिली को $2000 दिए जाते हैं, हर एक फैमिली को $2000 वहाँ पर दिए जाते हैं। तो आप भी बोलेंगे, है ना, मनरेगा के तहत हमें 200-500 में तो कुछ नहीं होता, है ना। आपके लोग आप लोग बोलेंगे अब स्टेट को, और स्टेट हमें 200-500 से कुछ नहीं होता, मनरेगा से कुछ नहीं होता, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। तो स्टेट क्या सवाल उठाएगा? स्टेट क्या आपको बोलेगा, भाई ये 200-500 देता हो, ये रख लो, नहीं तो दे दो वापस। बिकॉज आर्टिकल 41 क्या कहता है? विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी वो स्टेट के रहेंगी उतना पैसा वो लोगों को दे सकता है ना। क्या ऐसा नहीं कि लोग जितने कहे उतने दे दे, नहीं, वैसा नहीं है भाई। आप विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी से ले सकते हो। अगर आपके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी, आपकी ज़रा स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है तो आप उतने पैसे दे सकते हो, बट आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी उतनी वहाँ तक नहीं है, तो आपको जो जितना स्टेट देता है उतना ही लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। अब इस पार्ट को आप आर्टिकल 21 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। बिकॉज आर्टिकल 21A क्या कहता है? चॉइस एंड डिग्निटी,
है ना। चॉइस एंड डिग्निटी, आप अपने चॉइस से वर्क कर सकते हो, आप अपनी चॉइस से एजुकेशन कर सकते हो, आप अपनी चॉइस से कुछ जो चाहे वो मन चाहा कारोबार कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, है ना दोस्तों। ये आर्टिकल 21 में भी आप अटैच कर सकते हो, तो 21A में आप अटैच कर सकते हो, दैट इज राइट टू एजुकेशन, जो हमें कहा गया है आर्टिकल 21A, है ना। तो आप उससे भी अटैच कर सकते हो। तो बट यहाँ पर क्या है और डिफरेंस क्या है आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 41 में। दोस्तों आर्टिकल 21 में तो हमें राइट टू एजुकेशन वो सब दिया गया है, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, आप जो चाहे वो सीख सकते हो, चॉइस एंड डिग्निटी, ये दोस्तों चॉइस एंड डिग्निटी से आप सब कुछ कर सकते हो। बट आर्टिकल 41 में द मेन डिफरेंस इज दैट विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। अब जो आपको स्टेट जितना पैसे देता है उतने आपको लेना पड़ेंगे, है ना। तो स्टेट आपको ज़्यादा पैसे देता है तो आपको ज़्यादा पैसे ले सकते हो, बट आपको स्टेट अगर आपकी उम्मीदों से कम पैसे देता है तो आपको लेना पड़ेंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आप जितना चाहे उतना स्टेट दे दे, नहीं। स्टेट की जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी रहेंगी, लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी जितनी रहेंगी उतने आपको पैसे मिलेंगे बाय द आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 41। अब आप कल बोलेंगे कि राइट टू वर्क है ना, हमें तो राइट टू वर्क दिया आर्टिकल 21 के तहत और राइट टू आर्टिकल 41 के तहत, तो राइट टू वर्क दिया गया है, तो स्टेट ही हमें काम देगा और स्टेट ही हमें पैसे देगा, जो चाहे वो पैसे देगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। स्टेट आपको पैसे देगा, स्टेट आपको काम देगा, बट कैसे देगा, पैसे कैसे देगा, विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। वो इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखकर स्टेट आपको पैसे देगा, ज़्यादा भी नहीं, आपको जितने चाहिए उतने नहीं दे सकता। उस स्टेट का जितना दिल है, जितना मन है ना, उतने आपको पैसे देगा स्टेट, है ना। कैसे ये ठहराते हैं, कैसे स्टेट ऐसे कर सकता है कि बिकॉज आर्टिकल 41 के तहत क्या लिखा है, विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी स्टेट की रहेंगी उतना आपको पैसे मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो, आपको सब समझ गया। आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 41 क्या है, आपको सबको राइट टू वर्क देता है, राइट टू एजुकेशन देता है, बट इन केस सर्टन केसेस, कौन से सर्टन केसेस दोस्तों, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ऐसे कोई सर्टन सिचुएशन अगर फेस करना पड़े स्टेट को तो आपको ये सब मिल जाता है, बिकॉज बट द क्रूशियल वर्ड इज विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। आपको जितना चाहे इतना पैसा नहीं मिल सकता, जितने स्टेट की कैपेसिटी होगी इकोनॉमिक कैपेसिटी उतना ही आपको पैसे देता है स्टेट, ये ध्यान में रखिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप सब समझ रहे हो। नाउ अगेन नेक्स्ट आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है। नाउ आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, है ना। मतलब मैटरनिटी रिलीफ क्या है, द स्टेट शॉल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ, है ना। मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है। नाउ अभी यस, वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर रहना है तो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको कहीं सीखना है ना, तो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वर्क आपको करना चाहिए। तो आप वर्क कैसे करोगे, हाँ, तो कब आपको पैसे मिलेंगे, जब आप काम करोगे तो भी आपको पैसे मिलेंगे ना। दैट इज़ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही। बट स्टेट शुड नॉट ट्रीट यू लाइक ए स्लेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कहीं काम करते हो, तो स्टेट शुड नॉट ट्रीट यू लाइक अ स्लेव, एक गुलाम के जैसे आपको ट्रीट नहीं करना चाहिए स्टेट ने। अगर आप कहीं जाते हो, कहीं सेक्शन में काम करते हो, किसी भी वहाँ पर सैनिटेशन नहीं है, वहाँ पर क्लीनिंग नहीं है, आप वैसे ही काम कर रहे हो और आपको ना छुट्टियाँ है वहाँ पर, और आपको सिर्फ काम करना है, 10-12 घंटे शिफ्ट है, ऐसा नहीं चल सकता भाई। तो स्टेट शुड नॉट ट्रीट यू लाइक स्लेव। आप स्टेट दे सकता है आपको राइट टू वर्क, आप काम दे सकता है, पैसे दे सकते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, बट आपको काम कैसे चाहिए कि आपको जो सूट्स हो सके, वो कंडीशंस में वो सैनिटेशन होना चाहिए, वो वर्किंग एनवायरनमेंट आपको देना चाहिए स्टेट ने। सिर्फ स्टेट ने काम करके लेना नहीं चाहिए आपके पास से, है ना। द स्टेट शुड नॉट ट्रीट यू लाइक अ स्लेव, ये भी आर्टिकल 42 के तहत आपको दिया है। अगर आपको स्टेट काम देता है तो आपको आपके दिल से वो काम पसंद आना चाहिए, आपको एरिया अच्छा होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो आपको इसमें कुछ छूट भी मिलनी चाहिए अगर आप काम करते हो, है ना दोस्तों। नाउ इसीलिए ह्यूमन कंडीशंस दिया गया है। आप अगर 10-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, बहुत ही थक जाते हो, और अगर कोई छुट्टी नहीं मिलती आपको, तो ऐसा नहीं चल सकता भाई, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। अंडर आर्टिकल 42 क्या दिया है, आप ह्यूमन कंडीशंस में स्टेट ऐसे ह्यूमन कंडीशंस एक बना ले कि उसमें आप काम कर सके, है ना। वर्किंग एनवायरनमेंट है, आप काम कर सके, है ना। तो वहाँ का सैनिटेशन एरिया होना चाहिए, है ना दोस्तों, और वहाँ का क्लीनिंग एरिया होना चाहिए, है ना। और आपको एक एक्टिविटीज़ भी आप पूरे कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो आप एक्टिविटीज़ भी पूरे कर सकते हो। ऐसे स्टेट आपको एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट बना कर दे, यही लिखा है आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 42 में, है ना।
नाउ मैटरनिटी लीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। जैसे ह्यूमन कंडीशन है वैसे मैटरनिटी लीव, अगर आप कहीं काम करते हो तो मैटरनिटी लीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिकॉज अगर कोई लेडी है ना, अगर कोई लेडी है और उसे वो काम करती हो, अगर वो प्रेग्नेंट है ना, ऐसे समझ लिया, अगर कोई लेडी के वो प्रेग्नेंट है और वो सेक्शन में उसे काम करना है तो उसे कुछ छूट देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ काम करे, नहीं, उसे ये काम दिया गया है तो वो किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में काम कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैटरनिटी लीव भी दिया गया है अंडर द आर्टिकल 42। अगर आपको वर्किंग एनवायरमेंट ह्यूमन कंडीशन से होना चाहिए तो मैटरनिटी लीव भी आपको मिलना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट है तो उसे मैटरनिटी लीव, उसे मेडिकल छुट्टी देना चाहिए, उसे आराम करने को बोलना चाहिए, है ना, उसे कुछ छूट देनी चाहिए उस वर्किंग सेक्शन में अगर वो वर्क करती है। अगर कोई किसी भी आदमी का कहीं कुछ दुखता हो, है ना, कुछ बीमार गिर गया हो आदमी, तो उससे भी एक छूट देनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो ये मैटरनिटी लीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर द आर्टिकल 42 हमें दिया गया है। अगर आप कहीं काम करते हो तो ह्यूमन कंडीशन बहुत ज़रूरी है ना। आपको द स्टेट शुड नॉट ट्रीट यू लाइक अ स्लेव, स्टेट ने आपको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसलिए गुलाम के जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए स्लेव, है ना, स्टेट ने। और आपको ह्यूमन कंडीशन भी अच्छे देने चाहिए और मैटरनिटी लीव भी आपको मिलनी चाहिए। ये अंडर द आर्टिकल 42 आपको ये राइट्स दिया जाता है ना दोस्तों। अगर ये स्टेट नहीं देता है तो यू स्टेट वायलेटिंग द आर्टिकल 42, आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं स्टेट पर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप सब समझ रहे हो, आपको सब समझ में आता हो, है ना दोस्तों। अगर आपके कोई भी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर कंसेप्ट को पूरा करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, आपके सब कंसेप्ट को पूरा करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो चलिए आर्टिकल 43 क्या कहता है देखेंगे। अब इसमें आप समझ गए कि आपको ह्यूमन कंडीशंस होने चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपका वर्किंग करते हो सर्टेन एरिया में, और आपको मैटरनिटी लीव भी होना चाहिए, है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आर्टिकल 43 क्या कहता है दोस्तों। नाउ आर्टिकल 43 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स देता है ये सिटीजन्स को। किस सिटीजन्स को दोस्तों? इंडियन सिटीजन्स को। अब DPS भी जो आर्टिकल्स है, इट इज नॉन जस्टिसेबल, हमें मालूम है ना। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है ना। आर्टिकल 43 क्या राइट्स देता है इंडियन सिटीजन्स को। नाउ यहाँ पे लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। नाउ अब यहाँ पर मिनिमम वेजेस नहीं दिए गए, यहाँ पर लिविंग वेजेस दिए गए। यहाँ पर लिविंग वेजेस का मतलब क्या है कि आपको आज के मीन्स लिविंग वेजेस का आजकल के खर्चे निभा लेंगे, वो लिविंग वेजेस है ना। आपके आजकल के खर्चे निकल जाएंगे, वो निभा लेंगे, दैट्स कॉल्ड लिविंग वेजेस। जैसे आपके महंगाई बढ़ती है वैसे आपकी लिविंग वेजेस भी बढ़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। जब आपके महंगाई ऐसे बहुत बढ़ जाती है तो आपके लिविंग वेजेस भी बढ़ जाएंगे, है ना। नाउ लिविंग वेजेस के साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीजर एक्टिविटीज़ भी आपको मिलनी चाहिए, है ना। अगर आप कहीं काम करते हो तो सिर्फ आप काम नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ काम नहीं। अगर आप धरती पर आए हो, ऐसा नहीं हो जाएगा आप धरती पर आए हो और आप सिर्फ काम करिए काम करिए काम करिए, आपको छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ काम करिए, ऐसा तो नहीं ना भाई। कि लिविंग वेजेस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे भी लिविंग वेजेस बढ़ेगा। उसके आपको लीजर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजर एक्टिविटीज़ में ना आपको दिवाली पर छुट्टी दिवाली पर छुट्टी है होती है हॉलीडे, दिवाली हॉलीडेज़ होते हैं कि आपको ईद हॉलीडेज़ होते हैं और आपको अलग अलग दिन पर हॉलीडेज़ होते हैं, है ना दोस्तों। तो कि आप अपने फैमिली के साथ वक्त बिता सकें, है ना, आप एक रिफ्रेशमेंट के लिए वो हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकें, है ना, वो हॉलीडेज़ एंजॉय कर सके आप। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द लीजर एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल यू आर वर्किंग। द अंडर द आर्टिकल 43 आपको लिविंग वेजेस भी दिया जाता है ना। जैसे महंगाई बढ़ेंगी वैसे आपको लिविंग वेजेस मिलता रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। नाउ बट आपको लीजर एक्टिविटीज़ भी आपको करनी चाहिए। अगर सिर्फ काम करिए काम करें ऐसा नहीं है, आपको हॉलीडेज़ भी मिलने चाहिए, है ना। कि जैसे दिवाली हॉलीडेज़ रहता है, जैसे ईद के हॉलीडेज़ रहता है, और अलग अलग फेस्टिवल्स पर आपको हॉलीडेज़ मिलते हैं, तो वो भी लीजर एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती है, वो राइट्स आपको दिया गया अंडर द आर्टिकल 43। नाउ आर्टिकल 43 में और क्या दिया गया है? लीजर एक्टिविटीज़ और लिविंग वेजेस तो दिया गया है। नाउ आर्टिकल 43 में और क्या दिया गया है? तो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एज एन इंडिविजुअल एज ए कॉपरेशन इन रूरल एरियाज। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हैं, खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हैं इन रूरल एरियाज, है ना। रूरल एरियाज में आप कोऑपरेटिव अपनी खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप बना सकते हैं, है ना। अब ये आर्टिकल्स आप आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, है ना दोस्तों, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आप एज एन इंडिविजुअल बोलकर आप एज ए कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन रूरल एरियाज में बना सकते हैं। बट डिफरेंस इट यू कैन obtain, है ना, you can promote your cooperative societies in rural areas. The difference is between freedom of association article 43. आर्टिकल 43 के तहत आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का हक दिया है इन रूरल एरियाज में, है ना। इन अदर वर्ड्स अब उस इंसान को जहाँ पे भी
वो काम कर रहा है ना, जहाँ पे वो काम कर रहा है एज ए वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना। तो अगर उस इंसान की अगर कोई प्रमोशन होता हो, अगर वो दूसरी जगह काम करने चला गया, पर वो जगह भी समझो रूरल एरियाज़ में काम करने चला गया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप रूरल एरियाज़ में काम करने चले गए, आप पहले शहर में थे और आप रूरल एरियाज़ में काम करने चले गए, तो आपको रूरल एरियाज़ में भी वही वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, वही आपको एक फीलिंग्स आनी चाहिए वहाँ पर काम करने की, है ना। ये स्टेट आपको सब स्टेट विल प्रोवाइड देम ऑल फैसिलिटीज़ टू यू, तो आपको सब फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए अगर आप कहीं काम करते हो, है ना। तो रूरल एरियाज़ में भी वही आपको काम करने की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वही आपको वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वही आपको फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट, फ्री वर्किंग सिचुएशंस आपको मिलनी चाहिए, है ना। आपको कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े अगर आप वहाँ काम करते हो। तो ये सब राइट्स आपको दिए गए आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 43। तो अंडर द आर्टिकल 43 में आपको किस किस राइट्स को देना है, किस किस राइट्स को आपको दिया है। आर्टिकल 43 में क्या राइट्स आपको दिए गए, लिविंग वेजेस, जैसे आपके महंगाई बढ़ेंगे वैसे आपके लिविंग वेजेस भी बढ़ेंगे। नाउ फिर आपको लीजर एक्टिविटीज़ भी आपको मिल जाती है, आपको हॉलीडेज इंजॉय कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ अलग अलग हॉलीडेज़ पर इंजॉय कर सकते हैं, है ना, वो भी आपको हक दिया जाता है कि आप सिर्फ काम ना करें, है ना। द स्टेट शुड नॉट ट्रीट यू लाइक ए स्लेव, है ना। द स्टेट आप स्लेव नहीं हो जी, यू आर नॉट ए स्लेव, है ना, यू आर ह्यूमन बीइंग, है ना। हियर यू आर हियर फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आप सिर्फ काम करना ये नहीं है आपका हक, आपको लीजर एक्टिविटीज़ में मिलने चाहिए। अंडर द आर्टिकल 43 आपको कहा गया है नाउ प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज एज ए कोऑपरेटिव, है ना। इंडिविजुअल आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आप एस्टैब्लिश कर सकते हो इन रूरल एरियाज़ में ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप सब समझ रहे हो क्या हो रहा है। नाउ आगे चलते हैं, क्या कहता है आर्टिकल 43A। अब आर्टिकल 43A क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पार्टिसिपेशन, अभी हमने यहाँ पर लीगल सैंक्शन दिया गया है ना। ये इस आर्टिकल के तहत हमने लीगल सैंक्शन दिया है यूनियन ट्रेड यूनियंस को कि तुम भी यहाँ पर आकर पार्टिसिपेशन कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो विद रिगार्ड्स टू फंक्शनिंग ऑफ द फैक्ट्रीज एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑल्सो एंड सो ऑन। तो आप इस आर्टिकल 43A के तहत यूनियन ट्रेड को हमने एक हक दिया है, यूनियन ट्रेड को हमने एक राइट्स दिया है कि आप आकर लीगल सैंक्शन दिया गया है उन्हें कि आप लीगली आकर पार्टिसिपेट कर सकते हो एज अ फंक्शनिंग, कैसे फंक्शनिंग है इंडस्ट्री की, कैसे फंक्शनिंग है फैक्ट्रीज़ की, अब उसके हिसाब से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी भी रूरल एरियाज कोऑपरेटिव सोसाइटी में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्रीज़ में। ट्रेड यूनियंस को हमने ये दिया है अंडर द आर्टिकल 43, ये राइट्स दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये आर्टिकल 43 है, ये ऐड हुआ बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ये ऐड हुआ और 1976 के बाद ये पास किया गया। तो हमने पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड यूनियंस को एक लीगल सैंक्शन दिया गया है इसमें कि आप आकर पार्टिसिपेट कर सकते हो एज द फंक्शनिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड एज द फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। ये लीगल सैंक्शन दिया गया है ट्रेड यूनियंस का। होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप सब समझ रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हो। अगर आपके कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होते हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, हमें समझ में आएंगे और आपका स्कोर कैसे बढ़ा होगा हम उस पर ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। तो आप कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो आगे चलते हैं, आगे आर्टिकल 44 द लास्ट आर्टिकल्स, ये पर्टिकुलर लेक्चर का लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो क्या है लास्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 44 में क्या दिया गया है। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ना। अब यहाँ पर एक हम पार्लियामेंट्री लॉ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम पर्सनल लॉ डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनल लॉ क्या होता है, मीन्स आप हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, है ना, पारसी मैरिज एक्ट एक्सेट्रा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये रिलीजियस जो लॉज है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जितने भी एक्ट है वो ये सब अलग अलग है, पहले से ही अलग अलग थे, है ना, ये सब अलग अलग है, पहले से अलग अलग थे। अब हम सबको कंबाइन कर उसे बनाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और फाउंडिंग फार्मर्स ने, है ना, और फाउंडिंग फादर्स ने, है ना, फाउंडिंग फादर्स ने ये पहले से क्यों नहीं किया, ये पहले से ही कंबाइन क्यों नहीं किया, क्यों अलग अलग इसे रखा कि हिंदू सेक्शन एक्ट अलग, हिंदू मैरिज एक्ट अलग, हिंदू मुस्लिम सेक्शन एक्ट अलग, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है और पारसी मैरिज एक्ट अलग अलग रिलीजन्स के ये राइट्स क्यों अलग अलग किए हैं। अब ये सवाल उठता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और फाउंडिंग फादर्स ने क्यों ये अलग रखे। बिकॉज जब बहुत ही प्रॉब्लम्स थे, जब हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, है ना, जब हिंदू मुस्लिम राइट्स इस्टेब्लिश हमने किए थे, पार्टिसिपेशन भी होता, है ना, पार्टीशन भी हुआ था, तो सर्टन रीजंस थे, इसकी वजह से हम वो नहीं कर पाए, हम वो कंबाइन नहीं कर पाए यूनिफॉर्म सिविल कोड में, है ना। तो जब फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग स्टेट के और अलग अलग रिलीजियस
कि धर्मगुरु बैठकर इसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, है ना। तो ये अनफुलफिल्ड ड्रीम था फाउंडिंग फादर्स का कि वो अलग अलग ही रखा, उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना सके। दिस इज़ द अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ऑफ द फाउंडिंग फादर्स एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑल्सो, है ना। तो हमने ये इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने किसके बाद बनाया? ये शाह बानो केस के बाद बनाया। अब शाह बानो केस क्या कहता है दोस्तों? शाह बानो केस इसे आई ओपनर, है ना, जिसे आई ओपनर कहता है कि आप सबको धर्म को इकट्ठा कर सबके धर्म के लॉ इकट्ठा कर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, है ना दोस्तों। यही कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए कि इसका सब हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट से, है ना। ना ट्रिपल तलाक भी आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं ट्रिपल तलाक क्या है ना। ये ऐसे शाह बानो केस इज ए आई ओपनर फॉर बीइंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शाह बानो केस, जिसके पीछे हमने आर्टिकल 44 बनाया, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने बनाया। सब धर्मों के एक्ट्स को, पर्सनल लॉज को हमने इकट्ठा करके उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो क्या था शाह बानो केस। शाह बानो केस था कि आप इट इज़ ए आई ओपनर, है ना। शाह बानो केस आई ओपनर, ये आप ध्यान में रखिए क्या शाह बानो केस आई ओपनर था। आपको सवाल पूछेंगे किस केस के बाद ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है, तो शाह बानो केस के बाद ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया फॉर इंडियन सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री, कि सब कंट्री में जितने रिलीजन से, है ना, जितने रिलीजन के लोग रहते हैं उनके सब पर्सनल लॉ को इकट्ठा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट इज़ अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ फाउंडिंग फादर्स, से अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ फाउंडिंग फादर्स भी कहते हैं, है ना। इनका एक सपना अधूरा रह गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो नहीं बना सके, बिकॉज वहाँ पर बहुत ही सर्टेन रीजंस थे। क्या रीजंस थे दोस्तों? कि हिंदू मुस्लिम एक्ट्स भी जब हुए थे, हिंदू मुस्लिम लॉ भी जब हुए थे, और पार्टीशन भी जब हुआ था हिंदू मुस्लिम का, है ना, भारत पाकिस्तान का पार्टीशन भी जब हुआ था, और बांग्लादेश का भी पार्टीशन हुआ था, तो इसके वजह से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना रह गया था, है ना। पर हमने बाद में बना गया आफ्टर द शाह बानो केस। शाह बानो केस इज आई ओपनर बिहाइंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब एक ब्यूटीफुल समरी थी हमारे दोस्तों कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो हमने पढ़ा DPS पे आर्टिकल्स 44 टू आर्टिकल्स DPS पे आर्टिकल 40 to 44 हमने आज पढ़ा, है ना। तो जस्टिस इज पैरामाउंट, इसमें जस्टिस इज पैरामाउंट है। तो मैं आपको पहले लेक्चर से बोलता, जब से DPS भी शुरू हुआ है, जब से मैं बोलता आ रहा हूँ कि जस्टिस इज पैरामाउंट, जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन DPS भी, कि सब जो राइट्स दिए गए हैं तो वो आपको जस्टिस कहते हैं। हर राइट्स में आप जस्टिस लेजिस्लेशन आप देख सकते हैं। विदाउट इस आर्टिकल में, आर्टिकल 44 के में आपको लेजिस्लेशन नहीं दिखेगा। ये तो मैं बड़ा प्रॉब्लम है ना, है ना, कि आपको आर्टिकल 44 छोड़कर आपको सब आर्टिकल्स में DPS के जस्टिस मिलेगा, लेजिस्लेशन मिलेगा, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, है ना। तो सब आर्टिकल्स आपको सब राइट्स दिए गए हैं। न्याय विच इज़ नॉन जस्टिसेबल, जो कि नॉन जस्टिसेबल है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो जस्टिस इज पैरामाउंट, है ना। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सब आप समझ गए हो, आपके सब कंसेप्ट क्लियर होते हो। अगर आपके सब कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपके सब कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, हम सब आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम अगले वीडियो में आपसे जुड़ेंगे, है ना। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।